ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का अगला लेक्चर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ लिया। तो अब अगला एबायोटिक फैक्टर है लाइट, उसको स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बात ये बतानी थी कि अब निश्चित तौर पर जैसे हम एबायोटिक फैक्टर पढ़ा लेंगे, एबायोटिक फैक्टर के रिस्पांस पढ़ा लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको करा दिया करेंगे। तो उससे जितना पढ़ते चलोगे चैप्टर पर आपकी पकड़ बनती जाएगी। तो ये भी काम अब साथ साथ करेंगे। आज तो एबायोटिक फैक्टर जो आप यहाँ चार दिए गए, हमने टेम्परेचर और वाटर को पढ़ा दिया है, लाइट और सॉइल को आज पढ़ाएंगे। इसके बाद एबायोटिक फैक्टर के जो रिस्पॉन्स हैं वो पढ़ाएंगे। इसके बाद जितना हमने पढ़ाया अभी तक उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी इससे आपको पता लगे जितना हमने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन हमने खत्म किया तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करने हैं या कैसे आते हैं तो आपको पता लग जाएगा, तो पढ़ने में और मजा आएगा। दूसरी बात आपको ध्यान ये देना है कि पढ़ते समय प्लीज एनसीईआरटी को जरूर लेकर के बैठिए। बिना एनसीईआरटी के वीडियो में मजा नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी को लेकर के बैठिए। और हम इसमें एकदम से कुछ नहीं, एकदम ज़्यादा नॉलेज बिखेरने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम इसमें आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम आपको बताते चल रहे हैं और वही लाइन टू लाइन आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही आएगा। पहले आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद कर लीजिए, फिर आगे करने की कोशिश करिए। जितना हम करा रहे हैं सब मिला के उतना करने की कोशिश करिए। और हाँ, दूसरी बात बेटा, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। चलिए अगला एबायोटिक फैक्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने बताया एबायोटिक मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग। उसमें कौन कौन आते हैं? टेम्परेचर आपने पढ़ा ही, वाटर आपने पढ़ा ही, लाइट आप पढ़ने चल रहे हो, सॉइल भी आता है, पीएच भी आता है, ह्यूमिडिटी भी आता है, सब कुछ तमाम सारे एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। और हम लोग अगला एबायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं लाइट। लिखा है सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, a process which is only possible when, देखिएगा, sunlight is available as a source of energy। कहा गया प्लांट फोटोसिंथेसिस तभी कर सकता है और प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सोलर रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए लाइट की और सोलर रेडिएशन यानी लाइट की जरूरत पड़ती है, तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है लाइट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है लाइट का, कितना इंपॉर्टेंस है। लिखा है सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट फूड बनाता है तभी हम फूड पाते हैं। और प्लांट फूड कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस करके बनाता है। फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? सन से वो लाइट लेता है और सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कौन अवेलेबल है? सन, सनलाइट, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। सन से सोलर रेडिएशन लेता है, उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, फिर जाकर के फोटोसिंथेसिस करता है। तो कहा गया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, बिना सनलाइट के संभव नहीं है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो यानी लाइट की कितनी ज्यादा आवश्यकता है आप इस बात को समझ सकते हैं। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अगर लाइट की इंपॉर्टेंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जीव पर समझने का प्रयास कर लें, तो पर्टिकुलरली हम लोग ने देखा ऑटोट्रॉप्स की बात किया। किसकी बात किया? ऑटोट्रॉप्स। प्लांट को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में माना गया है। तो कहा गया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है? जो अपना फूड स्वयं बनाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड स्वयं बनाए। तो प्लांट, इस नेचर में प्लांट अपना फूड क्या करता है बोलो? स्वयं बनाता है। कैसे? सन से क्या लेता है? सनलाइट लेता है, यानी सोलर रेडिएशन लेता है, उसको क्या करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और फिर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो कहा गया है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को समझ सकते हैं फॉर किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। पर्टिकुलरली किसके लिए? ऑटोट्रॉप्स के लिए। कि किसी भी ऑटोट्रॉप्स के लिए लाइट की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और वो लाइट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइट का और किसके रिस्पेक्ट में बात बताया गया? ऑटोट्रॉप से। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉप सन से सोलर रेडिएशन लेते हैं, सोलर लाइट लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। तो कहा गया है पर्टिकुलरली अगर ऑटोट्रॉप्स की बात किया जाए तो उसके लिए लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है
क्यों? क्योंकि वो अपना फूड स्वयं बनाता है। और वो ऑटोट्रॉफ से कौन आते हैं? प्लांट आते हैं। मैंने आपसे बात किया था। मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, बहुत सारे स्मॉल प्लांट ऐसे होते हैं, हर्ब्स और सब्स की बात किया गया है, ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट are adapted to photosynthesis optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopies tree। कहा गया बहुत सारे, यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे स्मॉल प्लांट होते हैं, प्लांट की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो हर्ब्स और सब्स की कैटेगरी में आती हैं, वो बहुत कम लाइट मिलने पर भी वो फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं, उसके लिए वो एडाप्टेशन शो करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा लाइट मिलेगी तभी वो फोटोसिंथेसिस, कम लाइट मिलने के बाद भी वो फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं। कहा गया है ऐसा इस नाते लो लाइट कंडीशन में वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। कहा गया ऐसा क्यों? कहा क्यों? क्योंकि जो टाल प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, वो उनके नीचे ग्रो करते हैं। टाल प्लांट उनको कैनोपी, यानी बड़े प्लांट उनकी ऊंचाई पर ज्यादा ग्रोथ हुई, और वो छोटे प्लांट, हर बहुत सब छोटे टाइप के प्लांट होते हैं तो उनकी छाया में ग्रो करते हैं, तो उनको कम लाइट एनर्जी मिल पाती है, उनको कम लाइट मिल पाती है, इसके बाद भी वो फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं। तो कहा गया कुछ प्लांट ऐसा एडाप्टेशन शो कर लेते हैं, जैसे हर्ब्स और सब को बताया गया है कि अगर वो किसी प्लांट की छाया में भी हैं फिर भी वो कम लाइट पा करके भी फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं, उसकी बात बताया गया है। मेनी प्लांट आर आल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट, का बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, मेनी प्लांट आर आल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग करने के लिए सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। जब तक उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, उसको हम लोग कहें फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट कहा गया। क्या कहा गया? फोटो पीरियोडिक, टर्म को याद रखिएगा। कहा गया है फोटो लाइट की प्रेजेंस में, कहा गया है कि मेनी प्लांट आर आल्सो डिपेंडेंट सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर, बोलो क्या? फ्लावरिंग। अब फोटो पीरियोडिक ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे प्लांट जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं, ऐसे प्लांट जिनको कम लाइट की शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। जैसे जब दिन बड़ा होता है तो प्लांट, उस समय जो प्लांट ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रात छोटी होती है, लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। जब दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है तो वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में ही तो लाइट मिलती है, दिन बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा मिलेगी, तो लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। जब दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, तो दिन छोटा होगा तो लाइट कम मिलेगी, तो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं। कहा गया बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग करने के लिए सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। यानी सब मिलाकर को समझाने का प्रयास आपको ये कर रहा है कि लाइट का भी इंपॉर्टेंस, लाइट नामक एबायोटिक फैक्टर का भी इंपॉर्टेंस जीवन में होता है, और पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स के लिए तो कितना महत्वपूर्ण है आप इसको समझ सकते हैं। क्यों? ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपना फूड स्वयं बनाता हो, अगर वो सनलाइट नहीं पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और कहा गया कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग करने के लिए, उनमें फ्लावरिंग तभी होगी जब वो फोटो पीरियोडिक कर पाएंगे, इन उनको सनलाइट मिल पाएगी, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे, उसकी बात किया गया। फॉर मेनी, कुछ एनिमल के लिए भी बातचीत कर दिया गया है यहाँ पर। फॉर मेनी एनिमल टू लाइट इज इंपॉर्टेंट, कुछ बताएगा बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके लिए लाइट इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डाईयूरनल, मतलब दिन के समय, डाईयूरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, और वो लोग क्या लिखा? फोटो पीरियोडिक एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर, बोलो क्या? फॉरगिंग, मतलब चारे की खोज के लिए, फॉरगिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए। मीन्स चारे की खोज के लिए। रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी, कहा गया बहुत सारे ऐसे एनिमल भी होते हैं जो लाइट के लिए, जिनके लिए लाइट इंपॉर्टेंट होती है, जो दिन के समय या जो तमाम तरीके के सीजनल वेरिएशन होते हैं उसमें लाइट इंटेंसिटी के द्वारा ही वो अपने चारे की खोज,
अपने रिप्रोडक्शन के लिए और अपने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करने के लिए उसको संकेत के रूप में यूज करते हैं। किसको? लाइट को। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए और अपने चारे की खोज के लिए भी वो क्या करते हैं? लाइट के टाइम पीरियड को, फोटो पीरियड को लिखा गया है, उसकी इंटेंसिटी को संकेत के रूप में देखते हैं, यूज करते हैं। उसी के द्वारा वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं या तभी वो चारे की खोज में जाते हैं। उसकी भी बात लिखा गया। आगे देखिएगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, यहां से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। The availability of light on land is closely linked with that of the temperature. Since the availability of light on land is closely linked that of temperature, since the sun is the source of both. कहा गया the availability of light on land closely, जो लाइट की अवेलेबिलिटी जमीन पर है, अर्थ पर है, वो क्लोजली लिंक्ड है किससे? टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स एक ही है और दोनों का सोर्स क्या है? सन। टेम्परेचर और लाइट दोनों एक दूसरे से अर्थ पर क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दोनों का सोर्स एक है और वो सोर्स क्या है? सन है। तो उसकी बात किया गया। बट डीप, और कितना डीप? 500 मीटर से ज्यादा गहरा, इन ओशियन द इन्वायरमेंट इज डार्क, वहां लाइट नहीं पहुंच पाती है। एंड इट्स इनहैबिटेंट, जो वहां पर लोग रहते हैं, आर नॉट अवेयर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लिस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लिस्टियल सोर्स का मतलब होता है आकाशीय सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सन से कहने का मतलब कार्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सन कहते हैं। उससे उनको कोई अवेयरनेस उसके बारे में नहीं होती है। कहा गया है कि 500 मीटर से ज्यादा गहराई कि समुद्र में जो रहते हैं, 500 मीटर से गहरे समुद्र में जो रहते हैं, वो द इन्वायरमेंट डार्क, वहां का इन्वायरमेंट डार्क होता है। एंड इट्स हैबिटेंट, वहां रहने वाले लोग आर नॉट अवेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लिस्टियल, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां टर्म याद कर लीजिएगा, क्लिस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको आकाशीय एनर्जी कहा जाता है। और क्या है आकाशीय एनर्जी? कॉल्ड सन। उससे वो अवेयर नहीं होते। यानी समुद्र की गहराइयों में तमाम सारे ऐसे जीव रहते हैं जो आकाशीय सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो सन की जो एनर्जी आती है, जो सन से लाइट आती है, वो उसके बारे में वो उससे अवेयर नहीं होते हैं, उससे उन तक वो लाइट नहीं पहुंच पाती है। उसकी बात कही गई, लिखा गया है। तब फिर क्या? द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को होती है इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। और वो स्पेक्ट्रल क्वालिटी क्या है? द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल। स्पेक्ट्रम के यूवी कंपोनेंट जो होते हैं हार्मफुल होते हैं किसके लिए? मेनी ऑर्गेनिज्म, while not all color component of the visible spectrum are available for marine plant living at different depth of ocean. उसकी बात किया गया, कहा गया है जो स्पेक्ट्रल की जो लाइट होती है, जो समुद्र की गहराइयों में तमाम सारे जीव रहते हैं, वो सब की सब स्पेक्ट्रल की जो लाइट होती है वो अवेलेबल नहीं होती, कुछ ही अवेलेबल होती है। एमंग जैसे इंपॉर्टेंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा। एमंग जैसे समझाने का प्रयास किया, द रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी दैट इनहिबिट द सी। ये रेड एल्गी की बात करें, ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्राउन एल्गी की बात करें, ये कहां रहते हैं? सी में। विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन ऐसा है जो डीपेस्ट वाटर में रहता है, ओशियन की सबसे ज्यादा गहराई में रहता है, डीपेस्ट वाटर में रहता है? तो आप लगाइएगा रेड एल्गी। किसको? इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिए, रेड एल्गी। कहा गया एमंग रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी द इनहिबिट द सी, जो समुद्र में रहते हैं, विच इज लाइकली टू बी द फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। कौन डीपेस्ट वाटर में पाया जाता है? तो कहोगे रेड एल्गी डीपेस्ट वाटर में पाए जाते हैं। कौन से एल्गी? रेड एल्गी डीपेस्ट वाटर में पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान देना है, रेड एल्गी डीपेस्ट वाटर में पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना है।
रेड एल्गी कहाँ पाए जाते हैं बोलो? डीपेस्ट वाटर में पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना। और आपका अगला जो, तो आपको ये ध्यान करना है, जो लाइट के लिए हम लोगों ने बातचीत किया कि लाइट की ज़रूरत हमें सुनाते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। कहा गया है कुछ लाइट के लिए कुछ तमाम तरीके के हर्ब सब ऐसे हैं जो एडाप्टेशन भी कर लेते हैं, अगर उनको कम लाइट मिलती तब भी वो फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं। कहा गया है कि तमाम तरीके के ऐसे जो प्लांट होते हैं जो फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फ्लावरिंग के लिए लाइट की, तमाम तरीके के ऐसे प्लांट होते हैं जिनको लाइट की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग करने के लिए। ये बात कहा गया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ निशान बना दिया है। फ्लावर प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए भी मेनी प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावरिंग करने जिनको लाइट की आवश्यकता होती है। कहा गया तमाम सारे एनिमल भी ऐसे हैं जो चारे की खोज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए जो सनलाइट होती है या जो लाइट होती है उसको दिन होता है जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो उसको दिन के समय में उसको अपने जो है संकेत के रूप में यूज करते हैं, उसकी भी बात बता दिया गया है। और इस अर्थ पर यह भी बता दिया गया है जो लाइट की अवेलेबिलिटी है वो टेम्परेचर से क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स जो है वो क्या है, वो सन है। कहा गया डीप ओशन में 500 मीटर से ज़्यादा की गहराई के समुद्र में जो क्लिस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी सन है उसकी लाइट नहीं पहुंच पाती है। फिर वहाँ बात बताया गया है स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन वहाँ पहुँचती है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है फार किसके लिए, लाइफ के लिए। और बताया गया कि तमाम तरीके की यूवी जो कंपोनेंट होते हैं ऑफ स्पेक्ट्रम वो हार्मफुल होते हैं तमाम तरीके के ऑर्गेनिज्म के लिए, वाइल जबकि नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट आर द विजुअल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट। सभी स्पेक्ट्रम जो है मैराइन के लिए प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते, उसकी बात किया है। डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशियन उसकी बात किया गया। ऐसा नहीं है कि सब बहुत गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। अब उसमें से कुछ आपको बात बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा गया है कि रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, उनमें से कौन डीपेस्ट वाटर में पाई जाती, तो आप कहोगे रेड एल्गी पाई जाती। जो आपका अगला एबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉइल, द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिफरेंट प्लेस वेरी। सॉइल का जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग जगह पर, आपने सुना होगा यहाँ की मिट्टी ऐसी होती, यहाँ की मिट्टी ऐसी होती, तो अलग अलग जगह की सॉइल की का नेचर और सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है सॉइल। जैसे जैसे आप अलग अलग बायोम में जाएंगे तो अलग अलग तरह, डेजर्ट की सॉइल अलग होगी, तो ग्रासलैंड की सॉइल अलग प्रकार की होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल अलग प्रकार की होगी। यानी कहने का मतलब, सब मिला कहने का मतलब है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफरेंट प्लेस की क्या करती, वेरी करती। इट इज डिपेंड ऑन क्लाइमेट, और ये किस पर डिपेंड करता है, अब याद करने वाली बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सॉइल की नेचर एंड प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। एंड बोलो किस पर, एंड द बोलो किस पर, वेदरिंग प्रोसेस, कि सॉइल की वेदरिंग यानी सॉइल बनी कैसे है, वेदर प्रोसेस कैसे उसकी वेदरिंग हुई है। वेदर मतलब होता है एक्चुअली में टूटना, यानी सॉइल का कैसे बना है उसकी बात, कैसे वेदर होकर के सॉइल बना है, कैसे टूट करके, कहाँ से टूट करके सॉइल बनी, उस पर भी होता है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, सॉइल वो ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है। अब ये भैया आपको जानना, सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, सॉइल दो प्रकार की यहाँ आपसे लिखा गया है, यानी किसी के द्वारा सॉइल एक जगह से बहा करके लाई गई किसी प्लेस पर, वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, किसके द्वारा, वो सॉइल बह करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है। और सेडिमेंट्री सॉइल का मतलब ये है, इंपॉर्टेंट बात है, कि वहीं पर वेदरिंग हुई हो, रॉक्स हो उसकी वहीं पर वेदरिंग हुई हो और वो सॉइल में वहीं कन्वर्ट हुआ हो, तो ऐसी सॉइल को जिसका सेडिमेंटेशन और सॉइल पूरे बनने का प्रोसेस, जहां पर सॉइल की वेदरिंग हुई हो वहीं पर उस सॉइल के रूप में वहीं फॉर्म्ड भी हुई हो, तो ऐसी सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल कहते हैं। और ऐसी सॉइल जो एक जगह से चल करके दूसरी जगह जाकर के सॉइल के रूप में कन्वर्ट हुई हो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो सेडिमेंट्री सॉइल का, ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आई हो, चाहे वाटर के थ्रू बह करके आई हो, चाहे वो एयर के थ्रू आई हो, चाहे जिसके थ्रू आई हो, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह गई हो और वहां पर जाकर सॉइल में ट्रांसपोर्टेड सॉइल का सेडिमेंट्री, यानी सॉइल की वेदरिंग भी हुई हो और सॉइल के रूप में वहीं पर वो कन्वर्ट भी हो गई हो, तो उसको हम सेडिमेंट्री सॉइल कहते हैं। एंड हाउ सॉइल डेवलप्ड अकर्ड, सॉइल कैसे बनी हुई है इस बात पर डिपेंड करता है। तो बताया गया सॉइल दो प्रकार की होती है, ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब क्या है
कि वेदरिंग प्रोसेस और सॉइल में कन्वर्जन दोनों एक ही जगह पर हुआ हो तो सेडिमेंट्री कहलाता है। आगे लिखा है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, सॉइल के अलग अलग का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सॉइल का कंपोजिशन है, सॉइल के ग्रेन जो पार्टिकल की साइज है कैसी है, एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन, किस किस चीज़ों से मिल करके एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन इस पर डिपेंड करता है कि कैसा एग्रीगेशन है ऑफ द सॉइल। सॉइल किस किस चीज़ से मिल करके बनी हुई है, एग्रीगेशन कहने की बात करें उस पर डिपेंड करता है सॉइल का, उसमें डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए किस सॉइल की वाटर होल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो आपको क्ले सॉइल का, लोमी सॉइल का भी होता है, लेकिन लोमी सॉइल जो होती है वो खेती करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। मैंने आपको बार बार बताया है कि प्लीज़ आप लेकर बैठिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो लिखिए। अगर आपसे पूछा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि लोमी सॉइल चिकनी होती है, आपसे पूछा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है तो वो, हालांकि सॉइल के बारे में हम बहुत बता सकते हैं, सॉइल कहते किसे हैं तो ह्यूमस को सॉइल कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि खेती करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन है तो लोमी सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसका कंपोजिशन उस प्रकार का होता है कि वहाँ खेती अच्छे से की जा सकती है, उस सॉइल में खेती अच्छे से की जा सकती है, तो उसकी बात किया गया। वाटर होल्डिंग, आपसे लोमी सॉइल दिया हो क्ले सॉइल दिया हो, अब पूछा जाए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होगी तो आप कहोगे ज़्यादा दोनों में बेहतर किसकी होगी तो कहो क्ले सॉइल की। और वैसे खेती करने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, क्रॉप लैंड के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, कहोगे लोमी सॉइल क्रॉप लैंड के लिए अच्छी होती है। तो उसकी बात की कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है भी डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, these characteristics along with the parameters such as pH, सॉइल का pH कैसा है, मिनरल, सॉइल में मिनरल कंपोजिशन कैसा है, ये सब, एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू अ लार्ज, सॉइल कहाँ से कैसे, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब जियोग्राफिकल एरिया में किस जगह पर कैसे सॉइल बनी है, टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। तो उसकी बात किया गया है कि किस प्रकार की सॉइल में, जिस प्रकार का सॉइल होगा, किस प्रकार के सॉइल का पीएच है, उसमें मिनरल कंपोजिशन कैसा है, सॉइल की टोपोग्राफी डिटरमाइन करती है कि कैसा वेजिटेशन और कैसी एरिया सॉइल की, उस सॉइल में कैसा वेजिटेशन होगा और इस सॉइल किस एरिया की कैसी होगी। तो टोपोग्राफी मतलब आप समझते ही हो, सॉइल है, कहीं पर स्लोप है, कहाँ पर कैसी किस जगह की, किस एरिया की, किस जियोग्राफिकल एरिया की ये सॉइल है, ये डिटरमाइन करेगा वेजिटेशन और इन एनी एरिया, लार्ज एक्सटेंट टू वेजिटेशन इन एनी एरिया। जियोग्राफिकल एरिया डिसाइड करेगी कि किस जियोग्राफिकल एरिया की सॉइल है और उसका पीएच कैसा है, उसमें मिनरल कंपोजिशन कैसा है, ये तमाम सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि वहां पर वेजिटेशन किस प्रकार का होगा। दिस इज टर्न This in turn indicates the type of the animal that can be supported, और वहां पर किस प्रकार के एनिमल रहेंगे ये भी सपोर्ट करता है, उस पर सॉइल पर डिपेंड करता है, तभी वहां पर उस प्रकार की वेजिटेशन होगी, और जब उस प्रकार की वेजिटेशन होगी तभी वहां उस प्रकार के एनिमल भी रह पाएंगे। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स often determine the type of benthic animal that can thrive here। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कि सॉइल बेंथिक एनिमल, बेंथिक मतलब जैसे मान लो हम ये कहें कोई वाटर बॉडी है, कहें कोई वाटर बॉडी या यहां पर उसके बॉटम पर जो पाया जा रहा है कौन सा एनिमल पाया जाएगा, ये किस प्रकार की सॉइल है, किस प्रकार से सॉइल बनी है, सॉइल का में किस प्रकार के मिनरल है, किस प्रकार के पीएच है, ये डिपेंड करेगा कि वहां पर किस बॉटम पर किस प्रकार के जीव पाए जाएंगे और कैसे उनका सर्वाइवल होगा। बेंथिक एनिमल इंपॉर्टेंट करिएगा, बेंथिक मतलब कोई भी बॉडी, वाटर बॉडी है, उसके बॉटम पर जो एनिमल पाए जा रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा सॉइल की क्वालिटी पर कि वहाँ उस सॉइल का पीएच कैसा है, वहाँ का मिनरल कंपोजिशन कैसा है, ये भी, तभी तो टोपोग्राफी कहा गया था, टोपोग्राफी डिटरमाइन करेगी, तो उसकी बात किया गया। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है, इसकी बात किया गया। बेंथिंग इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट characteristics often determine the type of benthic animal that can thrive there। कि
किस प्रकार से सॉइल बनी है, सेडिमेंट हुई, किस प्रकार की सॉइल है, ये बेंथिक एनिमल के लिए भी डिसाइड करेगा कि वहां कौन सा एनिमल रहेगा, इसकी भी बात किया गया है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। और अगला आपका जो है वो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले अगले टर्न पर, और पढ़ने के बाद तब फिर हम लोग जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर तब आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सॉइल के बारे में एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। नेचर एंड सॉइल प्रॉपर्टी इस डिफरेंट प्लेस पर वेरी करती है। सॉइल कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये अलग अलग जगह की सॉइल पर अलग अलग डिपेंड करता है। और ये कैसी सॉइल होगी, उसकी प्रॉपर्टी की क्लाइमेटिक कंडीशन पर और वेदरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। सॉइल दो प्रकार से बनती है, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एक सेडिमेंट्री सॉइल होती है। अगर एक जगह से सॉइल आई हो, कहीं दूसरी जगह जाकर के सॉइल में कन्वर्ट हुई है, वो किसी के थ्रू दूसरी जगह पहुंची है, या वाटर के थ्रू या हवा के थ्रू या किसी के थ्रू, और वहाँ दूसरी जगह जाकर सॉइल कर ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। सेडिमेंट्री सॉइल का मतलब वहीं पर वेदरिंग हो और वहीं पर सॉइल में कन्वर्जन सेडिमेंट्री कहलाती है। और वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, सॉइल के बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं कि सॉइल का कंपोजिशन कैसा होगा, सॉइल के पार्टिकल की साइज कैसी होगी, किस किस चीज़ से सॉइल मिलकर के एग्रीगेशन बना हुआ है, तब ये सब तमाम सारी बातें डिटरमाइन करते हैं कि परकोलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल की कैसी होगी। तो सॉइल का पीएच कैसा होगा, मिनरल कैसा होगा, किस जगह की सॉइल है, टोपोग्राफी डिटरमाइन करती है कि वहां पर किस एरिया में किस प्रकार की वेजिटेशन होगी। और किस प्रकार के एनिमल वहां पर उस एरिया में रहेंगे, ये भी डिसाइड करता है सॉइल की प्रॉपर्टी, ये भी डिसाइड करती है। भाई जैसा सॉइल होगा, जैसा सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसी प्रकार की वहां वेजिटेशन होगी, और जब वेजिटेशन होगी तो उसी प्रकार के वहां एनिमल भी रहेंगे। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी इस बात का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस प्रकार की सॉइल है, उसी प्रकार के वहां पर बेंथिक एनिमल, बॉटम पर एनिमल पाए जाएंगे, ये भी डिसाइड करता है। तो सॉइल का भी बहुत महत्व है, इसको आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, हमने सॉइल पर बहुत कुछ बताना था, लेकिन हमने आपको सॉइल केवल इतनी बात बताई जो एनसीईआरटी में दिया गया है। सॉइल से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक एनसीईआरटी के अलावा है, उसको हम ये चैप्टर कंप्लीट होने से पहले, जब ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। अब इसका एबायोटिक फैक्टर का रिस्पॉन्स क्या है उसको देख करके फिर इसके बाद तब हम लोग जब उसको पढ़ लेंगे, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जितना पढ़ा दिए अभी तक क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे तब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, ट्विटर चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।